हेलो जसवंत सिंह जी, आप जल्दी आइए। क्या हुआ प्रमोद जी? बस आप जल्दी आ जाइए पीएम ऑफिस में तुरंत। जसवंत सिंह जी संभालिए, संभालिए, इस्तीफा दे रहे हैं। सुनिए, देखिए आप जाइए यहां से, फिर वापस मत आइएगा। जी सर। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए जसवंत सिंह जी, ऐसा मत कीजिए। अटल जी जरा सुनिए। आप मेरा हाथ छोड़िए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा देने की कोशिश कर रहे थे और उनके सहयोगी जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी मानने को तैयार नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा क्यों देना चाहते थे, इस बात का पता हमें 2004 में मिलता है। 2004 के चुनाव में मिलता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी इंडिया शाइनिंग का दावा कर रही थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी इंडिया शाइनिंग का डंका पीट रही थी। जागा है ये भारत, नया है ये जियारा। 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 इंडिया शाइनिंग, ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और वो इसी नारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरे थे। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। कारगिल की लड़ाई में जीत, पोखरण में एटम बॉम्ब का टेस्ट, गोल्डन क्वाड्रैंगल सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बीजेपी इन मुद्दों के आधार पर जीत की उम्मीद कर रही थी। इन मुद्दों के साथ साथ उनके पास अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का सहारा भी था। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो ज्यादातर विश्लेषक गलत साबित हुए। अब मैं चुनाव में हार गया तो मैंने रोना शुरू नहीं किया कि हाँ मेरा क्या होगा, मर गया मैं। हार गए, हमने कहा कोई चिंता नहीं है, अगले साल फिर देखेंगे। आपने मुझे अपना मामा बना लिया है। इस खुशी में मैं विद्यालय को 1000 रुपया घोषित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं यह रकम कम है, आपका विद्यालय चलाने के लिए बहुत धन खर्च हो रहा है, लेकिन मामा के पास ज्यादा पैसा नहीं है। और थोड़े ही दिन पहले मामा की नौकरी छूट गई है। ये बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव के बाद मनाली में कही, लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने गुजरात को लेकर कही। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की हार गुजरात के दंगों की वजह से हुई है। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके साथ काम करता था, तो उनके साथ रोज मिलने का मुझे मौका मिला और मैं उनकी मन की पीड़ा को देख सकता था, जान सकता था
उन्हें लगता था कि गुजरात सरकार इन दंगों को जल्द से जल्द मिटाए और परिस्थिति को काबू में लाए। और उन्होंने अपनी बात बाद में पार्टी के सामने रखी, ये तो सब जानते ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गुजरात ने हमें हरा दिया। ऐसा क्या हुआ था गुजरात में कि अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि गुजरात ने हमें हरा दिया? याद कीजिए, 27 फरवरी 2002, गुजरात। सत्ताईस फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगी और 59 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। मामले पर 2011 में निचली अदालत का फैसला भी आया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन गोधरा कांड के ठीक एक दिन बाद से गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। जब एक पूरे बॉगी में आग लगा दी गई और इनोसेंट कार सेवक घर पहुंचकर मर गए। वो यात्रा वहां से आए थे अयोध्या से और गुजरात पहुंचकर उनकी एक तरह से नृशंस हत्या कर दी गई। ये हत्या से भी बड़ा जुल्म था। तो आप बताइए लोगों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? आपके मस्तिष्क पर जो प्रतिक्रिया हुई होगी वही संघ के स्वयंसेवकों पर प्रतिक्रिया होगी। उस दिन गोधरा का ट्रेन कांड 7:30 बजे शायद हुआ। 9:20 के पास बाद मुझको ये खबर मिली, तो बड़ौदा में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनको मैंने बोला कि आप रश कीजिए गोधरा, क्योंकि बड़ौदा सबसे पहले गोधरा था। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साजिद शेख वहाँ पे गए थे और मेरे को याद है 1 महीने बाद मेरे से बात हुई थी गोधरा के कलेक्टर जयंती रवि से। तो जयंती रवि ने कहा, "Oh my God, when I was in the platform, I saw your correspondent Shahid Sheikh coming and I said, oh my God, अब क्या होगा?" इन अदर वर्ड उस टाइम ही बात चल रही थी लोगों के दिमाग में कि कुछ मुसलमानों के अगेंस्ट प्रतिक्रिया हो सकती है। 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा में 59 कार सेवकों की आग में झुलसने से मौत हुई। उसी दिन शाम गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ ये जांच का विषय बना रहा। इसको लेकर भी खूब विवाद रहा। गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि उस बैठक में मोदी ने कहा था कि अगर हिंदुओं में प्रतिक्रिया होती है तो उसे होने दिया जाए। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी को बनाया। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में संजीव भट्ट के आरोपों को गलत माना और कहा कि वो 27 तारीख की उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया, वो तथ्यों को घुमा फिरा रहे हैं और मीडिया को वर्गलाने की साजिश रचकर न सिर्फ एमिकस कुरियाई राजू रामाचंद्रन बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बारे में मोदी ने ऐसे बात तो थी कि मोदी ने कहा है कि अगर दंगे हो तो आप रोकिए मत, परंतु इसका कोई डायरेक्ट हमारे पास एविडेंस नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया जो उस मीटिंग में मौजूद थे, किसी ने कंफर्म नहीं किया। मैंने मोदी के जो निजी सचिव थे अनिल मुकिम से भी बात किया था, उन्होंने बोला था नॉट व्हेन आई वाज प्रेजेंट। तो हालांकि चर्चा ज़रूर है कि मोदी ने ऐसी बात कहा है वहाँ पे, पर उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट आपको याद होगा सीबीआई ने भी इसी बारे में मोदी को छोड़ दिया था, कहा कि हमारे पास कोई प्रोसिक्यूटल एविडेंस नहीं है। 27 फरवरी की अहम बैठक में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की। इस पर अदालत का फैसला आना बाकी है। लेकिन इसी 27 तारीख की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। फैसला था गोधरा से शव अहमदाबाद लाने का। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री हरेन पांड्या ने भी इसका विरोध किया था। पत्रकार और द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ किताब के लेखक किंग शुभनाग के मुताबिक हरेन पांड्या ने उन्हें बताया था कि जब लाशों को अहमदाबाद लाने का उन्होंने विरोध किया
तो मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री एक स्वर में चिल्लाने लगे। वो कहने लगे कि अहमदाबाद में होने वाली प्रतिक्रिया का फायदा बीजेपी को अगले चुनाव में मिलेगा। तब मोदी भी वहां मौजूद थे। पॉलिटिकल मीटिंग जो हुई थी उसमें हरेन पांड्या मौजूद थे, जो उनके राजस्व मंत्री थे। उन्होंने मेरे को बोला था कि वहाँ बात हुई थी और कुछ मंत्रियों ने बोला था कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं जो गोधरा में जो मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज़ को अहमदाबाद में लाना चाहिए। तो मोदी ने कहा था कि ये हरेन पांड्या ने कहा था कि अहमदाबाद में नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ दंगे हो जाएंगे। तो तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, अकॉर्डिंग टू हरेन पांड्या, कि नहीं हमको यहीं लाना चाहिए क्योंकि फिर ही हमको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। हरेन पांड्या के बारे में काफ़ी कुछ दंत-कथाएं निकल आई है। वो मेरे काफ़ी पर्सनल फ्रेंड भी थे और मैं उनका आज भी सम्मान करती हूँ। वो बहुत होशियार व्यक्ति थे और आम आदमी को बहुत मदद करते थे और बहुत अच्छे एमएलए और बहुत अच्छे मिनिस्टर भी थे। लेकिन ये आप मत भूलिए कि वो आरएसएस के ही मेंबर थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। मेरी जानकारी उस वक्त ये थी कि जो पुलिस कमिश्नर जिसको इतना बदनाम किया है, जो उसके भी सही कारण भी है कुछ, लेकिन सबसे पहला विरोध पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद के पीपी पांडे ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये इनको लाने से डिस्टर्बेंस होएगा। बहरहाल 2003 में हरेन पांड्या की अहमदाबाद में हत्या कर दी गई थी। हरेन पांड्या के पिता ने इसके लिए मोदी को दोषी ठहराया था। सीबीआई ने मोदी को जांच के बाद क्लीन चिट दे दी थी। गोधरा से शव खुले ट्रक में 28 फरवरी की सुबह अहमदाबाद लाए गए थे। लाशों को उनके परिजनों को सौंपने के बजाय विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को सौंपा गया था। वो कार सेवक थे, विश्व हिंदू परिषद के अधिकांश कार्यकर्ता थे। उनका संबंध सिर्फ हिंदू समाज से ही नहीं था, वे सिर्फ सिविल सोसाइटी के सदस्य नहीं थे। वो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अयोध्या गए थे और वहाँ से वापस आए थे। जब उनकी हत्या होती है तो प्रतिक्रिया के स्वरूप समाज को क्रोधित करने के लिए नहीं, समाज को बताने के लिए कि हमारे बीच कैसे तत्व रह रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई उत्तेजना पैदा करने के लिए किया गया। आप उनको खुले ट्रक में ले जाते, नहीं ले जाते। जब उनकी हत्या हो गई, जब ये सूचना मिल गई तो यह भी कहना चाहिए कि उनकी हत्या की घटना को छिपा दी जाती। 16 एरिया में अहमदाबाद के जो डेड बॉडीज उनके रिलेटिव्स को दी और फिर पूरे अहमदाबाद में घूमी, क्योंकि जहाँ जहाँ लोग रह रहे थे वहाँ चली। तो उससे बहुत वातावरण तंग हो गया और बहुत टेंशन हो गई। उस समय शहर में कर्फ्यू नहीं लगा था और जल्द ही अहमदाबाद में दंगे फैल गए। गोधरा कांड के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान किया था। अहमदाबाद में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। बंद के दौरान जगह जगह आग लगाई गई। दंगाइयों के निशाने पर मुस्लिम बस्तियों और उनकी दुकानें खास तौर पर थी। सड़कों पर दंगाई थे लेकिन पुलिस गायब थी। मैं समझता हूं कि वहाँ उस दिन पुलिस का रोल और गवर्नमेंट का रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए था और उनको दंगा रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। और हमको लगा कि दंगा करने की पर्याप्त कोशिश नहीं की गई। हालांकि कुछ कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे की गई थी। फॉर इंस्टेंस अहमदाबाद से दूर सूरत शहर में ज़्यादा दंगा नहीं हुए थे, क्योंकि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे विनीत गुप्ता, उन्होंने एकदम दंगा को रोका था। जहाँ जहाँ दंगा पुलिस अफसरों ने स्ट्रांग थे, दंगा रोका था, रुक गया था। लाशों के अहमदाबाद पहुंचने के साथ चिंगारी आग में तब्दील होने लगी। सबसे भयंकर दंगा अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में हुआ। दरअसल नरोदा पाटिया में महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 2000 से ज्यादा मुस्लिम रहते थे जो दिहाड़ी मजदूर थे। इन्हें 5000 से ज्यादा दंगाइयों ने घेर लिया। दंगाइयों को उकसाया जा रहा था। एलपीजी सिलेंडर लोगों के घरों पर फेंके गए। हत्या, लूटपाट के साथ बलात्कार के आरोप भी लगे।
कुल 97 मुस्लिमों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। इसमें 32 लोगों को सजा भी हुई है। इनमें स्थानीय विधायक माया कोडनानी और विश्व हिंदू परिषद का नेता बाबू बजरंगी भी शामिल है। फैसले में जज ने माया कोडनानी को किंग पिन ऑफ वायलेंस कहा। जो न्यायालय ने कहा उसका प्रतिकार किसी ने नहीं किया। इसका इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में व्याख्या लोग अपने अपने मतों के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि जब छोटे से लेकर बड़े न्यायालय ने जो निर्णय किया उस पर संघ को इस दंगे से क्या लेना देना है? विधायक कोडनानी को बाद में नरेंद्र मोदी ने मंत्री भी बनाया था। 2013 में अदालत ने बाबू बजरंगी को मरने तक जेल में ही जिंदगी बिताने की सजा दी और माया कोडनानी को कुल 28 साल जेल में बिताने की सजा दी। हर वर्ग के मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी इसकी मिसाल है। यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी रहा करते थे। उनकी पत्नी जकिया जाफरी के मुताबिक जब सोसाइटी पर दंगाइयों ने हमला किया तब एहसान जाफरी मुख्यमंत्री के दफ्तर फोन करते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। यहां तक के इलाके में मौजूद एसपी दोपहर बाद वहां से चले गए। दंगाइयों को जैसे इशारा मिला, एहसान जाफरी को पहले पीटा गया और अंत में जिंदा जला दिया गया। एहसान जाफरी की पत्नी का आरोप है कि हमले की तैयारी पहले से की गई थी। बंद का ऐलान तो था, सोसाइटी में सब वो लोग अपने घर सब सामान भी रात में ही जाके ले आए थे कि मालूम पड़ गया था कल बंद का ऐलान है। आराम से थे, मतलब किसी को ये था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन सुबह के अंदर जब उनका तो मतलब बहुत पहले से प्रोग्राम था, जब भी तो यानी 3-3 हजार के टोले और सब इधर से सब पूरी हमारी सोसाइटी को उन्होंने घेर लिया। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले इनका सोचा हुआ था। ये बंद के ऐलान में ये सब ऐसा क्यों हो गया? वो तो बंद का ऐलान था। अहमदाबाद दंगे का केंद्र था, लेकिन गुजरात के कई हिस्से इससे प्रभावित थे। वडोदरा का बेस्ट बेकरी केस भी खासा चर्चित रहा। यहां इस बेकरी को जला दिया गया था, लेकिन बेकरी के साथ साथ 14 लोग जलकर खाक हो गए थे, जिसमें से 12 मुस्लिम थे। इस मामले में 16 लोगों को सजा हुई, जिसमें से 4 को उम्र कैद मिली। गुजरात सरकार के मुताबिक इन दंगों में 1267 लोग मारे गए, जिसमें से 70% मुस्लिम थे। दंगों की रिपोर्ट न सिर्फ लोग पढ़ रहे थे, बल्कि टेलीविजन न्यूज चैनलों के माध्यम से दंगे की तस्वीरों को दुनिया देख रही थी। जो लोग 2002 के दंगे पर उंगली उठाते हैं, 2002 का दंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बर्बर, असभ्य था, जिसमें दोनों पक्ष के लोग मरे, चाहे पुलिस की गोलियों से मरे या दंगाइयों के कारण मरे। तो गोधरा किसका इंजीनियर किया हुआ था? उनको तो कोई नहीं ढूंढ रहा है। क्या गोधरा नहीं होता तो 2002 के दंगे होते? गुजरात में क्या हुआ था, इसका अंदाजा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट से भी चलता है। भारत के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस J.S. वर्मा उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। जस्टिस वर्मा ने दंगों के दौरान 2 बार दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने वाजपेयी को एक लंबा खत लिखा था। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि क्या दंगाइयों को उनके किए की सजा मिल सकेगी और क्या दंगा पीड़ितों को मिले कानूनी अधिकारों का लाभ उठाने का मौका मिल सकेगा। राज्य सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो गुजरात में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने से उत्पन्न हुई चुनौती का मुकाबला न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थान कैसे कर पाएंगे। ये बेहद अफसोस की बात है कि आयोग की सिफारिशों के बावजूद दंगा पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया है।
सवाल ये है कि गुजरात में जब इतना सब कुछ हो रहा था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे? पीड़ा थी इस बात के ऊपर, क्योंकि अटल जी चाहते थे कि वो एक बार दिखा पाएं कि बीजेपी की सरकार देश में आएगी तो उसमें अल्पसंख्यक ना सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बट कांग्रेस की सरकारों से ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे ही उन्होंने 6 साल सरकार चलाई। हालांकि 2 बार ऐसी स्थिति थी कि हम पाकिस्तान से लड़ाई करने वाले थे, बड़े बड़े आतंकवादी हमले भी हुए, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, कंदहार में हाईजैक हुआ, उसके बाद अक्षरधाम टेम्पल मंदिर में हमला हुआ। तो उन्होंने बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भाव सब जगह बनाए रखा। तो उनको ये लगता था कि जो गुजरात में हुआ है ये उनके ऊपर एक काला धब्बा लग गया। 2 मार्च 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार इस मामले पर सार्वजनिक बयान दिया। गोधरा से लेकर अहमदाबाद में फिर अन्य स्थानों पर लोगों को जिंदा जलाने की जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें निरीह बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, वे सारे देश के माथे पर कलंक हैं और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी के लफ्जों में गुजरात दंगे भारत के माथे पर काला धब्बा थे, लेकिन क्या उन्होंने कार्रवाई की? लेकिन इसके उलट अगले ही दिन वाजपेयी का सुर अलग था। 3 मार्च को सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में उन्होंने हिंसा पर तो अफसोस जताया, लेकिन साथ ही मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्टिंग करने का भी आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, वाजपेयी ने मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभाने की नसीहत दी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की अपील ठुकरा दी। हमें वाजपेयी जी की शख्सियत देखनी होगी। वाजपेयी जी जो है वो एक तरीके के नेहरूवियन सोच का एक अपने आप को एक आदमी मानते थे और साथ साथ उनमें जो है जो आरएसएस और भाजपा या जो जनसंघ का असर भी उन पर बहुत था। तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन था उनकी, जो हमेशा वो शिवमंगल सिंह सुमन की जो कविता बार बार कहते रहते थे कि ये भी सही वो भी सही, न हार न जीत। तो उनकी तमाम जीवन को अगर हम देखें तो उनके जीवन में हमेशा ये रहा कि वो किसी चीज में बड़ा स्टैंड नहीं लेते थे और एक हद तक जाकर के फिर पीछे हट के आ जाते थे। गुजरात दंगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी तो राष्ट्रपति KR नारायणन ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को खत लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की। इसके बाद ही 4 अप्रैल 2002 को, यानी दंगों के करीब 1 महीने बाद, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया। विदेशों में हिंदुस्तान की बहुत इज्जत है, उनमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं, मगर जाने के पहले मैं सोच रहा हूं मैं कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। हर कैंप में रहने वाले की देखभाल होना चाहिए। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो बहनें बेवा हो गई हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उनके घाव पर मरहम रखने की जरूरत है। ये काम सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी करना है। वाजपेयी गोधरा के दौरे पर भी गए। वहां उन्होंने ट्रेन की आग को दुर्घटना नहीं कहा, बल्कि एक सोची समझी साजिश कहा। गोधरा पे आयोग बैठा था, लेकिन वाजपेयी ने उस आयोग की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। सीधा बोल दिया कि ट्रेन की आग एक दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश है। यही लाइन बीजेपी की थी और यही लाइन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। लेकिन जब गोधरा के बाद हुई हिंसा के बारे में ऐसा ही सवाल उठा तो वाजपेयी ने कहा कि बैठे हुए आयोग के जुडिशियल कमीशन
की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने दिन भर का दौरा खत्म करने के बाद पत्रकारों से बात की। उनके साथ मुख्यमंत्री मोदी भी थे। इसी दौरान वाजपेयी ने एक ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया जिसका जिक्र आज तक होता है। एक हद तक आज के भारत की राजनीति का यह सबसे अहम लफ्ज बन गया। लफ्ज था राजधर्म। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ बैठे थे और वो कुछ असहज दिख रहे थे। इसी दौरान वाजपेयी ने जैसे ही राजधर्म निभाने की सलाह दी तो मोदी उखड़ गए। मोदी बोले कि वही तो कर रहा हूं। संप्रदाय के आधार पर हम भी वही कर रहे हैं साहब। मोदी बोले वही तो कर रहा हूं। ये सुनते ही वाजपेयी ने फिर अपने सुर बदल लिए। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। यानी राजधर्म के पालन की सलाह तो दी, लेकिन उसी पल पलट भी गए। वाजपेयी ने मोदी को एक तरह से आरोपों से मुक्त भी कर दिया था। वाजपेयी जी ने उस तरीके का नैतिक साहस नहीं दिखाया जो अगर उस बात को उनको लगता था, क्योंकि वाजपेयी जी का पूरा जीवन आप देखिए तो वाजपेयी जी ने हमेशा जो है कोई फर्म स्टैंड नहीं लिया और यही उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज रहा। लेकिन कभी कभी जिसे हम कहते हैं कि जो आदमी की जो फायदा पहुंचाती है वही चीज नुकसान पहुंचाती है। वाजपेयी की सरकार सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये एक कोएलिशन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। वाजपेयी ने तो अपना सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की बाकी पार्टियों का रुख किस तरह था? वाजपेयी सरकार 20 छोटी बड़ी पार्टियों की मदद से बनी थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के पास 74 सांसद थे। इन पार्टियों के बगैर सरकार चल नहीं सकती थी। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी उन्हीं में से एक थी। 30 अप्रैल यानी दंगा भड़कने के लगभग 2 महीने बाद रामविलास पासवान ने वाजपेयी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पासवान उस वक्त खान मंत्री हुआ करते थे। सिर्फ रामविलास पासवान ने एक थोड़ा पुरजोर ढंग से बात करी, इस्तीफा दिया और तमाम चीजें करी, लेकिन जनता दल यू और बाकी जितने दल थे उन तमाम की उनकी कथनी और करनी में अंतर था। दरअसल वो एक इस चीज में देख रहे थे कि चलिए एक ऐसा फेज आया, निकल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुजरात दंगे के विरोध में रामविलास पासवान के अलावा किसी भी पार्टी के मंत्री ने पद नहीं छोड़ा। एनडीए का बाहर से समर्थन कर रही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी दोनों मंत्री बने रहे। यहां तक कि नीतीश ने मोदी की तारीफ की थी। बहुत काम हो रहा है गुजरात। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की एक अलग छवि प्रचारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता उनसे इनका कोई नुकसान नहीं होता है इसलिए। लेकिन गुजरात की छवि को एक बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता है जितना प्रचार होना चाहिए। नीतीश ने गुजरात के दंगों के 11 साल बाद जाकर बीजेपी का साथ छोड़ा। बहरहाल, क्या पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री वाजपेयी का साथ लोग छोड़ चुके थे? वाजपेयी समर्थकों का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कदम उठाना चाहते थे, लेकिन पार्टी उनका साथ नहीं दे रही थी और इससे परेशान होकर वाजपेयी खुद इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी के करीबी और तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह के मुताबिक एक दिन अचानक प्रमोद महाजन का फोन उनके पास आया। महाजन घबराए हुए थे। He did. Pramod was there. Late Pramod. In his office?
This is Prime Minister's parliamentary office. I see. When Parliament was in session. It was in session. I don't remember exactly the exact context. Right. But he wrote it. Pramod called me from the house. भाई जल्दी आइए जसवंत जी यहाँ. हेलो जसवंत सिंह जी, आप जल्दी आइए. क्या हुआ प्रमोद जी? बस आप जल्दी आ जाइए पीएम ऑफिस में तुरंत. जसवंत सिंह को कुछ पता नहीं था कि ऐसा क्या हो गया था. जसवंत सिंह तुरंत संसद में प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंचे. वहां वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और प्रमोद महाजन उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे. जसवंत सिंह जी संभालिए, संभालिए, इस्तीफा दे रहे हैं. सुनिए, देखिए आप जाइए यहां से, फिर वापस मत आइएगा. जी सर. ये क्या कर रहे हैं आप? So I went and I was told संभालिए संभालिए, इस्तीफा दे रहे हैं. You don't mind my speaking in Hindi? So I went in and he called his secretary. So quietly I told the secretary to go away. And I told him not to come back. जसवंत सिंह ने बताया कि वाजपेयी ने एक कागज उठाया और खुद अपने हाथों से ही अपना इस्तीफा लिखने लगे. जसवंत सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया. प्रमोद महाजन बड़ी बेबसी से ये सब कुछ देख रहे थे. वाजपेयी ने अपना हाथ छुड़वाया और फिर इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया और जसवंत सिंह ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया. देखिए जसवंत सिंह जी, ऐसा मत कीजिए. अटल जी जरा सुनिए. आप मेरा हाथ छोड़िए. जसवंत सिंह ने वाजपेयी को मनाया और उनको संसद से प्रधानमंत्री निवास ले गए और वहां जसवंत सिंह ने वाजपेयी की खूब मान मनोवल की और आखिर में वाजपेयी इस्तीफा न देने से राजी हो गए. इस घटना से क्या इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि गुजरात की घटनाओं से वाजपेयी बेहद दुखी थे और वो नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेना चाहते थे. फिर क्या वो मोदी के इस्तीफे के लिए पार्टी के नेताओं को तैयार नहीं कर पा रहे थे? क्या आडवाणी जैसे नेता मोदी को हटाने से वाजपेयी को रोक रहे थे? अटल जी चाहते थे कि मोदी को हटाया जाए और उनको बहुत पीड़ा थी गुजरात के राइट्स के ऊपर, तभी उन्होंने राजधर्म वाला वो छोटा सा भाषण भी दिया था. लेकिन अडवाणी जी नहीं चाहते थे. और अडवाणी जी का कहना था कि, और जैसे कि जसवंत सिंह ने मुझे कहा भी, अडवाणी जी का कहना था ये होगा तो पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि पार्टी की जो रैंक एंड फाइल है वो इस बात को नहीं मानेगी. आडवाणी ने अपनी जीवनी माई कंट्री माई लाइफ में स्वीकारा है कि मोदी को लेकर उनके और अटल जी के बीच मतभेद थे. मेरी अक्सर ही इस बात के लिए आलोचना होती है कि मैंने मोदी के इस्तीफे की मांग को ठुकराया. गुजरात दंगों के बाद से ही ये मांग उठनी शुरू हो गई थी. एनडीए के कुछ साथी दलों ने भी मोदी को हटाए जाने की मांग की थी. प्रधानमंत्री वाजपेयी पर भी अलग अलग दिशाओं और गुटों से मांग की जा रही थी कि वो मोदी से इस्तीफा देने को कहें, लेकिन मैंने हमेशा इसका विरोध किया. नाजुक मौकों पर भी विरोध किया. ऐसा ही क्या बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी में हुआ, जहां वाजपेयी के पास मौका था गुजरात में सत्ता बदलाव का. बीजेपी की गोवा कार्यकारिणी बैठक दंगे शुरू होने के 1.5 महीने बाद हो रही थी. कार्यकारिणी में गुजरात पर चर्चा होनी थी और नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला भी होना था. अटल बिहारी वाजपेयी पर नरेंद्र मोदी को हटाने का दबाव था, लेकिन आडवाणी की सहमति के बगैर ऐसा करना वाजपेयी के लिए लगभग नामुमकिन था. आडवाणी और अटल दिल्ली से एक साथ ही गोवा के लिए रवाना हुए. विमान में अरुण शौरी,
और जसवंत सिंह भी मौजूद थे। I remember Advani ji there, Atal ji here, Jaswant Singh there, and I am here. There were 4 seats. And nobody will talk. After a while, the newspapers should be on the table. So Atal ji picked up the newspaper and opened it. Then Advani ji picked up the newspaper and opened it. So they are sitting like this, and each is holding a newspaper, shutting out the other. So I took the newspaper from Atal ji. I said, sir, ye nahi. आप दोनों को मोदी के मुद्दे पर बात करनी है। गुजरात का क्या करना है? हमें गुजरात के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं अटल जी? मोदी को कम से कम इस्तीफा ऑफर तो करना चाहिए था। चाहिए, फिर पूछिए उनसे कि क्या करना है। बवाल खड़ा हो जाएगा पार्टी में। इसके आगे अटल जी ने क्या कहा और अडवाणी जी ने क्या जवाब दिया? प्लेन में आगे का रास्ता कैसे भी था? क्या क्या बातचीत हुई? इसके बारे में जसवंत सिंह की और अरुण शौरी की अलग अलग राय है जो हमारे सामने आती। Would it be correct to say that Mr. Vajpayee would have been inclined to act on Modi, but Mr. Advani said that if you act, there will be commotion in the party which may be uncalled for, so let's not do it? Factually, to the best of my recollection, yes. My recollection is more, what you call, extended than Mr. Jaswant Singh's. This was discussed and it was decided. It was definitely decided that when we get down, Advani ji will ring up Modi and say that in the meeting in the evening, offer to resign. इस हाल में 12 अप्रैल को गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। सबकी नजरें मोदी पर टिकी थी। अटल और आडवाणी कुछ अन्य नेताओं के साथ मंच पर बैठे थे। नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे भाषण में गोधरा और गुजरात दंगों की विस्तार से चर्चा की और आखिर में मोदी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हॉल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आडवाणी थे, वाजपेयी थे। तभी पूरे हॉल में इस्तीफा मत दो के नारे गूंज उठे। As if on cue, people from different parts of the hall started saying कि absolutely no, ये वो कोई गलती नहीं है, ये वो। And I was sitting at the back. Yashwant Sinha was here. I forget where. Jaswant Singh was on the stage. Atal ji and Advani ji was on the stage. Krishnamurti was on the stage. And this, I saw Atal ji's bewilderment because he thought that this was a done deal. That this was almost like a orchestrated coup against him. इस्तीफा देने का विरोध केशुभाई पटेल और वाजपेयी के करीबी प्रमोद महाजन जैसे नेता भी कर रहे थे। मोदी के इस्तीफे की पेशकश के खिलाफ जेटली ने प्रस्ताव रखा, जिसका प्रमोद महाजन ने समर्थन किया। मंच पर बैठे वाजपेयी ये चुपचाप देख रहे थे। मैं उस समय कार्यकारिणी में बैठा था और जो भी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या चाहते थे ये भी लोगों को पता था। लेकिन जब नेतृत्व को बदलने की बात आई तो कार्यकारिणी में मेजॉरिटी मेंबर्स ने बता दिया कि नहीं, नेतृत्व में कोई बदल होना नहीं चाहिए। तो अटल जी चुप बैठे। लेकिन क्या वाजपेयी जानबूझकर पार्टी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे या उनकी यही राजनीति थी? क्योंकि जिस दिन यह सब ड्रामा हो रहा था
उसी दिन यानी 12 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गोवा में भाषण दिया। उसमें उन्होंने न सिर्फ नरेंद्र मोदी का बचाव किया बल्कि मुस्लिम समाज को कटघरे में रख दिया। वाजपेयी ने कहा, गुजरात में क्या हुआ? अगर साबरमती रेलगाड़ी के निर्दोष, निरीह और निरपराध यात्रियों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र न रचा जाता तो गुजरात की त्रासदी को टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग जिंदा जला दिए गए। कौन लोग थे वो? सरकार पता लगा रही है, गुप्तचर विभाग सारी जानकारी एकत्र कर रहा है, लेकिन गुजरात की त्रासदी का आरंभ कैसे हुआ? क्या ये सवाल पूछकर वाजपेयी ने पूरे मुस्लिम समाज को दोषी नहीं ठहराया? लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां कहीं मुस्लिम होते हैं वो दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। शांतिपूर्वक रहने की बजाय वो अपने धर्म का प्रचार दूसरों के दिमाग में डर और खौफ पैदा करना चाहते हैं। हर जगह जहां मुस्लिम बहुत संख्या में रहते हैं वहां के शासकों को यह डर रहता है कि इस्लाम आक्रामक रुख अपना सकता है। वाजपेयी एक तरफ राजधर्म की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ पूरे समुदाय पर सवाल उठा रहे थे। 2 दिन बाद उन्होंने अपने बयान पर यह कहकर सफाई दी कि उनका मतलब कुछ लोगों से था। बहरहाल दंगों के लगभग 3 महीने बाद प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी। मुझे पता चला है कि बहुत से मामलों में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसका कारण लाशों की पहचान न होना और गुमशुदा लोगों के बारे में जांच पूरी नहीं होना बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो डीएनए सैंपल की जांच तय समय सीमा में पूरी कराई जाए। मुआवजा मिलने में देरी एक गंभीर चिंता का सबब है। सवाल ये उठता है कि वाजपेयी ने यह खत मोदी को क्यों लिखा? क्या वाजपेयी ने यह खत मोदी को इसलिए लिखा कि उनके मन में मोदी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं जिसका वादा मोदी ने उनको 4 अप्रैल को किया था? गुजरात में लगभग 200 राहत शिविरों में करीब 1.5 लाख दंगा पीड़ित रह रहे थे। उधर मोदी सरकार इन कैंपों को बंद करवाना चाहती थी। उसे लगता था कि ऐसे शिविरों से उसकी बदनामी हो रही है। उसी दौरान मोदी ने राहत शिविरों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए हम दो हमारे 25 वाला विवादास्पद बयान दिया था। इस बीच संघ परिवार दंगों की रिपोर्टिंग करने वालों को डराने धमकाने लगा। गोवा की बैठक में मोदी को जीवन दान मिला तो उन्होंने जल्द चुनाव करने की सोची। दंगों के दाग मिटाने के लिए उन्होंने अब गुजराती आइडेंटिटी का मुद्दा उठाया, लेकिन तब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेएम लिंगदो ने कहा कि जब तक गुजरात की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक चुनाव नहीं हो सकते। तो मोदी ने गुजरात गौरव यात्रा निकाली जिसमें उन्होंने अपने भाषणों में जेएम लिंगदो का पूरा नाम लिया, जेम्स माइकल लिंगदो, जिससे साबित होता कि वो क्रिश्चियन है, ईसाई है। शायद इसलिए कि कहीं वो नाम शायद सोनिया गांधी से जुड़ जाए। और दिल्ली में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी चुपचाप ये सब देखते रहे। दिसंबर 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए। मोदी को 182 में से 127 सीटें मिली। बीजेपी को 49.85% वोट मिले।
कांग्रेस के हाथ सिर्फ 51 सीटें लगी, हालांकि उसे 39.55% वोट मिले। खास बात यह रही कि मोदी का अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शरीक हुए। मोदी का कद बढ़ गया था। पार्टी में मोदित्व और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए थे। वाजपेयी ने भी शायद इस सच को स्वीकार कर लिया था। When a person has been elected, duly elected by the legislature party to head the government, so long the legislature party has confidence in him, he continues to be the chief minister. That is the norm in any democracy. If Congress and other parties want to give a go-by to that process, then their faith and trust in democracy itself is doubtful. गुजरात में जीत के बाद 2003 में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी गुजरात और उसके दंगों को भूल गई और वाजपेयी की एनडीए सरकार फील गुड और इंडिया शाइनिंग अभियान में जुट गई। उधर मोदी वाइब्रेंट गुजरात में लग गए। इसके जरिए वो दुनिया भर के उद्योगपतियों को गुजरात में निवेश करने को कह रहे थे। मोदी संघ के और करीब आ रहे थे। अगले 1 साल तक वाजपेयी और मोदी के रिश्तों में न तो तलखी देखी गई और न ही मिठास ही दिखाई दी। इसी दौरान बेस्ट बेकरी केस की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। जब बेस्ट बेकरी में मासूम बच्चे और असहाय महिलाएं जल रही थीं, तब आज के नीरो कहीं और देख रहे थे। शायद वो दंगाइयों को बचाने पर विचार मंथन कर रहे होंगे। ऐसी टिप्पणी के बाद भी प्रधानमंत्री वाजपेयी खामोश रहे। वाजपेयी और उनके समर्थक सोच रहे थे कि अगले चुनाव में जीत निश्चित है। तमाम ओपिनियन पोल भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। बीजेपी का कार्यकाल अक्टूबर में पूरा हो रहा था, लेकिन सरकार ने जल्द चुनाव कराने का फैसला किया। 2003 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। उस साल विकास दर भी, ग्रोथ रेट भी 8% से ज्यादा था। उस साल मॉनसून भी अच्छे थे। तो बीजेपी को लगा कि इंडिया शाइनिंग हो रहा है, तो ये इंडिया शाइनिंग का नारा लेके बीजेपी ने वक्त से पहले चुनाव करवाने का फैसला कर लिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी इंडिया शाइनिंग का दावा कर रही थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी इंडिया शाइनिंग का डंका पीट रही थी, लेकिन जनता ने उनको ठुकरा दिया। पराजय के लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने को मानता हूं, क्योंकि चुनाव मेरे नाम पर लड़े गए थे और मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। वाजपेयी चुनाव की थकान को दूर करने मनाली की खूबसूरत वादियों में चले गए। सबको लगा कि वाजपेयी पार्टी की हार से दुखी हैं, मनाली में बैठकर कुछ कविताएं लिखेंगे। लेकिन मनाली में छुट्टियां मनाते हुए 13 जून को वाजपेयी ने एक बड़ा धमाका किया। वाजपेयी ने कहा, 2004 लोकसभा चुनावों की हार की एक वजह 2002 के गुजरात दंगे हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के हक में था। संघ परिवार से जुड़े नेताओं ने मोदी का पक्ष लिया।
ये वो इंटरव्यू था जिससे बीजेपी और संघ परिवार में भूचाल आ गया। वाजपेयी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 22 से 24 जून तक मुंबई में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी पर फैसला हो सकता है। वाजपेयी के बयान से स्वयं सेवक संघ में भी हड़कंप मचा। मोदी के संरक्षक आडवाणी तो विवाद से दूर रहे, लेकिन आमतौर पर राजनीति से खुद को दूर रखने वाला संघ सामने आया। संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने गुजरात दंगों को लोकसभा चुनावों की हार से जोड़ने से साफ इनकार किया। गुजरात दंगों के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैसे दिसंबर 2003 में जीत गई? क्या इन 3 राज्यों में जीत गुजरात के कारण नहीं है? संघ प्रमुख, संघ सुप्रीमो सुदर्शन का वाजपेयी पे हमला। आखिर सुदर्शन ने वाजपेयी पे हमला क्यों किया? दरअसल संघ को लगा कि वाजपेयी ने अपनी सरकार की हार का जिम्मेदार मोदी को बनाकर सीधा हिंदुत्व पे निशाना लगाया है कि वाजपेयी की हार हिंदुत्व के कारण से हुई कि इलेक्शंस में हिंदुत्व रिजेक्ट हुई। इस बात को संघ बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। संघ को लगता था कि मुस्लिम वोटों का पीछा करने के कारण बीजेपी की हार हुई। कुल मिलाकर वाजपेयी ने संघ से बड़ा पंगा ले लिया था। इस हार का गुजरात दंगे कारण है ये हम नहीं मानते हैं। इस चुनाव के जो भी नतीजे है उसके कई कारण हैं। हमारा इतना ही कहना है कि गुजरात के दंगों को इस चुनाव के नतीजे से जोड़कर अगर कोई कदम गुजरात में उठाया जाएगा, इससे एक गलत संदेश देश में जाएगा पूरे हिंदू आंदोलन को लेकर, जो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी और गुजरात से जुड़े बयान के अगले ही दिन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता मिले। वेंकैया नायडू ने प्रेस को बताया कि गुजरात पर कोई चर्चा नहीं होगी। यह एपिसोड अब खत्म हो चुका है। गुजरात का पार्टी का नेतृत्व को परिवर्तन करने का कोई प्रपोजल नहीं है। इसके बारे में मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई चर्चा भी नहीं होगा। वेंकैया नायडू के इस बयान के अगले ही दिन मनाली में वाजपेयी ने स्थानीय बीजेपी नेताओं से कहा कि मुंबई में गुजरात पर चर्चा होगी। नहीं, गलत है। गुजरात के बारे में जब हम बंबई में मिलेंगे तब चर्चा होगी और खुले दिल से चर्चा होगी। हम विजयी होते हैं तब भी चर्चा करते हैं और जब विजयी नहीं होते तब भी चर्चा करते हैं। हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं। जाहिर है कि विवाद बढ़ रहा था। पार्टी में कोशिश यही हो रही थी कि वाजपेयी की प्रतिष्ठा भी बचे और मोदी को भी बचा लिया जाए। उससे हम सहमत रही है। जो विश्व हिंदू परिषद ने जो स्टेटमेंट दिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री आडवाणी जी के बारे में, इससे बिल्कुल हम सहमत रही हैं और देशवासी भी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। ये दोनों हमारा नेता है, वो नेता उनका नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करते रहेंगे। राजनीति कितनी दिलचस्प है। जिस मोदी को वाजपेयी हटाना चाहते थे, उन्हीं वाजपेयी के बयान से मोदी बच गए। उन्हें राजनीति में एक नया जीवनदान मिल गया। अब देखिए कैसे। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, घास नहीं उगती, पैदे भी पैदा नहीं होते, जमती है सिर्फ बर्फ। जमती है सिर्फ बर्फ। अब बर्फ ही जम गई, अब क्या करें।
वाजपेयी 6 दिन बाद मनाली से वापस लौटे। दिल्ली पहुंचे तो उनके सुर ठंडे हो चुके थे। अब गुजरात में जितनी सीटें थी उनमें हम ज्यादा जीते हैं, मगर जब वो जीतने की बात करते हैं तो वो उसी मध्य प्रदेश राजस्थान की बात ध्यान में रखते हैं कि जहां 25 में से 23 सीटें जीत गए। तो गुजरात के चुनाव परिणाम अच्छे रहे, लेकिन और भी अच्छे रह सकते थे। मोदी पर सवाल पूछा गया तो वाजपेयी ने कहा कि मोदी को हटाने का मुद्दा पुराना हो गया है, खत्म हो चुका है। मुंबई में 22 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, लेकिन मोदी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका था। वाजपेयी किनारे किए जा चुके थे। बीजेपी में वाजपेयी युग का अंत हो चुका था। अटल बिहारी जी ने वास्तविक रूप से टीम का नेता वो हैं, अपनी हार स्वीकार करके सिद्ध कर दिया है। ये नेतृत्व का गुण है। मैं उनके इस गुण के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। अभी 2 महीने पहले तक बीजेपी वाजपेयी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के हर पन्ने पे वाजपेयी की तस्वीर थी और बीजेपी वाजपेयी के 5 साल के रिकॉर्ड पे, 5 साल के काम के आधार पे वोट मांग रही थी और एकदम सब बदल गया। मुंबई बैठक में पार्टी के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 3 बार कहा कि बीजेपी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। साफ था, इशारा वाजपेयी की तरफ ही था। बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था और वहीं से वाजपेयी जी का जो राजनीतिक जो कद था वो छोटा होने लग गया और वाजपेयी जी को खुद समझ में आ गया कि अब उनकी पार्टी में वो हैसियत नहीं है जो उनकी पहले थी। वाजपेयी अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और बीजेपी के नए सियासी सितारे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अब नरेंद्र मोदी हैं। मोदी को जब जब पार्टी में मान मिला, जब जब पार्टी में ऊंचा पद मिला, वो वाजपेयी के पास दिल्ली में आशीर्वाद लेने आए हैं और अब भी जब उन्हें बीजेपी के नए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाया गया, वो वाजपेयी के पास आए आशीर्वाद लेने। उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब से मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं, उनके स्वर बदल गए हैं। अब वो राजधर्म की बात करते हैं, अब वो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ की तरक्की की बात करते हैं।